नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। हाल ही में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पर भारत अमेरिका मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की। जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वर्ष 2018 तक पिछले 5 वर्षों में किसान परिवारों के औसत ऋणों में 57% की वृद्धि हुई थी। तमिलनाडु में पोरुने नदी यानी तामिर बरनी सभ्यता 3200 वर्ष प्राचीन है। और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स एट 15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग था। ये 4C यानी कि कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन, कंसेंसस एंड कॉपरेशन एक तरह से ब्रिक्स साझेदारी के मूलभूत सिद्धांत हैं। आइए अब जानते हैं इस ब्रिक्स बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री ने कोविड के बाद वैश्विक रिकवरी के लिए प्रत्यास्थ, नवोन्मेषी, विश्वसनीय और संधारणीय पुनर्निर्माण के आदर्श वाक्य के अंतर्गत ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। इस दौरान नई दिल्ली घोषणा अंगीकृत की गई। आइए अब जानते हैं इस घोषणा के मुख्य बिंदुओं के बारे में। इसके तहत शांतिपूर्ण तरीकों से अफगान संकट का समाधान करना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में सुधार करना। इसके अलावा ब्रिक्स ने बहुपक्षीय प्रणालियों को सुदृढ़ करने तथा उनमें सुधार करने पर सामूहिक एकजुटता व्यक्त की। साथ ही मानवीय संकट की स्थितियों का समाधान करने और महिलाओं, बच्चों एवं अल्पसंख्यकों सहित सभी के मानवाधिकारों की रक्षा करने का वचन भी दोहराया। आतंकवाद विरोधी कार्य योजना के लिए कार्यान्वयन में तेजी लाना, अंतरिक्ष एजेंसियों और सुदूर संवेदी उपग्रहों पर समझौते से वैश्विक जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और जल संकट की रोकथाम आदि में अनुसंधान क्षमताओं में वृद्धि करनी होगी। साथ ही कृषि सहयोग कार्य योजना अंगीकृत की गई। ब्रिक्स विश्व की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को एक मंच पर लाता है। ये विश्व की 41% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला समूह है। ये समूह विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 24% और विश्व व्यापार में 16% से ज्यादा का योगदान करता है। आइए अब बात करते हैं ऊर्जा क्षेत्र की। रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी यानी SCEP पर भारत अमेरिका मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को अप्रैल 2021 को लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट के दौरान घोषित भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के मूल में ऊर्जा सुरक्षा है। भारत सरकार ने भारत अमेरिका ऊर्जा वार्ता को फरवरी 2018 में रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी का दर्जा प्रदान किया था। SCEP सहयोग के 5 स्तंभों पर अंतर सरकारी बैठकों का आयोजन करता है। ये 5 स्तंभ हैं: विद्युत और ऊर्जा दक्षता, उत्तरदायी तेल एवं गैस, नवीनीकृत ऊर्जा, सतत समृद्धि और नए उभरते ईंधन विकल्प। आइए अब जानते हैं इस साझेदारी के मुख्य बिंदुओं के बारे में। इस दौरान उभरते ईंधनों पर एक 5वें स्तंभ को भी शामिल करने की घोषणा की गई है। ये स्वच्छ ऊर्जा ईंधनों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संयुक्त संकल्प की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। इसके अलावा जैव ईंधन क्षेत्र में सहयोग पर विभिन्न प्रयासों की संभावनाओं को देखते हुए जैव ईंधनों पर एक नए भारत अमेरिका कार्यबल की घोषणा भी की गई है। गैस आधारित अर्थव्यवस्था के भारत के विजन के समर्थन के लिए गैस टास्क फोर्स का नाम बदलकर इंडिया US लो एमिशंस गैस टास्क फोर्स करने की भी घोषणा की गई है। इसके तहत मीथेन को कम करने के लिए बेहतर समझ विकसित करना भी शामिल है। बैठक में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग पर प्रगति की भी समीक्षा की गई। उन्नत स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में स्मार्ट ग्रिड और ग्रिड स्टोरेज को शामिल करने के लिए कार्य के दायरे का भी विस्तार किया जाएगा। अगली खबर शिक्षा क्षेत्र से। शिक्षा मंत्रालय ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की। ये भारत में उच्चतर शिक्षण संस्थानों को प्रदान की जाने वाली रैंकिंग का 6ठा संस्करण है। इसे राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF द्वारा जारी किया गया है। NIRF को शिक्षा मंत्रालय द्वारा सितंबर 2015 में स्वीकृत किया गया था। ये ढांचा देश भर में संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। ये देश में हायर एजुकेशन
इंस्टीट्यूशंस को रैंक प्रदान करने के लिए भारत सरकार का प्रथम प्रयास है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को आमतौर पर निजी संस्थानों द्वारा रैंकिंग प्रदान की जाती है। वर्ष 2018 में देश भर के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क का हिस्सा बनना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके तहत सभी शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन 5 मानकों पर किया जाता है, जिसमें शामिल है शिक्षण, अधिगम और संसाधन, अनुसंधान एवं व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम, विस्तार व समावेशिता और अनुभव। NIRF कुल 11 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों को सूचीबद्ध करता है, जो है समग्र राष्ट्रीय रैंकिंग, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, कॉलेज, चिकित्सा, प्रबंधन, फार्मेसी, विधि, वास्तुकला, दंत चिकित्सा और अनुसंधान। इस रैंकिंग में शीर्ष 5 में शामिल हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। वहीं विश्वविद्यालयों में शीर्ष 5 हैं भारतीय विज्ञान संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और अमृता विश्व विद्यापीठम। और महाविद्यालयों में शीर्ष हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं मिरांडा हाउस दिल्ली, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली, लोयोला कॉलेज चेन्नई, सेंट जेवियर्स महाविद्यालय कोलकाता और रामकृष्ण विद्या मंदिर हावड़ा। अगली खबर स्वच्छ भारत से। जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ किया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 ग्रामीण क्षेत्रों में ODF प्लस पहलों में तेजी लाने और ODF निरंतरता में वृद्धि के लिए स्वच्छता, आरोग्यकारिता एवं साफ सफाई का एक सर्वेक्षण है। साथ ही ये ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों में सुधार की गति बढ़ाने पर भी केंद्रित है। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वर्ष 2018 और वर्ष 2019 में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण आरंभ किया था। सर्वेक्षण 2021 के संचालन के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी को कार्यभार सौंपा गया है। इस सर्वेक्षण के काफी महत्व हैं, क्योंकि ये सर्वेक्षण जमीनी स्तर पर चुनौतियों की पहचान करके और सभी राज्यों के साथ कार्य करके परिणामों में व्याप्त अंतराल को समाप्त करने में सहायता करेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण ने गाँव के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को भी बढ़ावा दिया है, ताकि स्वच्छ गाँव के निर्माण की दिशा में गाँवों द्वारा नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सके। इसमें नागरिकों की प्रतिपुष्टि कार्यक्रम को और मजबूत करेगी। स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष 2014 में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आरंभ किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अगली खबर किसानों से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वर्ष 2018 तक पिछले 5 वर्षों में किसान परिवारों के औसत ऋणों में 57% की वृद्धि हुई थी। ग्रामीण भारत में कृषक परिवारों और परिवारों की भूमि जोत का स्थिति आकलन 2019 सर्वेक्षण के नवीनतम निष्कर्ष सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019 में देश में 50% से अधिक कृषक परिवार 74,121 रुपए प्रति परिवार औसत बकाया ऋण के साथ कर्ज में थे। केवल 69.6% बकाया ऋण संस्थागत स्रोतों जैसे कि बैंकों, सहकारी समितियों और सरकारी एजेंसियों से लिया गया था, जबकि 20.5% पेशेवर साहूकारों से लिया गया था। कुल ऋण में से केवल 57.5% कृषि उद्देश्यों से लिया गया था। कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान प्रति कृषक परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपए थी। देश में कृषक परिवारों की संख्या 9.3 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। इनमें अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या 45.8% थी, अनुसूचित जाति 15.9%, अनुसूचित जनजाति 14.2% और अन्य की संख्या 24.1% है। इसके अलावा 83.5% ग्रामीण परिवारों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, जबकि केवल 0.2% के पास ही 10 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है। भारत में कृषि ऋण प्रणाली प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार, ब्याज अनुदान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम यानी SHGBPL शामिल हैं।
तमिलनाडु में पुरुने नदी यानी तामिरबरनी सभ्यता 3200 वर्ष से प्राचीन है। तमिलनाडु के तुतुकुडी जिले के शिवकलाई में एक दफन कलश में मिट्टी के साथ पाए गए चावल के अवशेष के कार्बन 14 डेटिंग विश्लेषण से उसकी अवधि का आकलन किया गया है। ये वेगई सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता है। वेगई संस्कृति को 2600 वर्ष प्राचीन माना जाता है। इसकी तमिल संबद्धता की खोज में अन्य राज्यों और देशों में भी पुरातात्विक उत्खनन किया जाएगा। प्रथम चरण में मुजिरिस के प्राचीन बंदरगाह, जिसे अब केरल में पट्टनम के नाम से जाना जाता है, इसमें उत्खनन किया जाएगा। चेर साम्राज्य की प्राचीनता और संस्कृति स्थापित करने के लिए केरल के पुरातत्वविदों के साथ संयुक्त शोध किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के वेंगी, कर्नाटक के तलेकडू और ओडिशा के पलूर में भी अध्ययन किए जाएंगे। पुरातत्विक उत्खनन में शामिल किए जाने वाले देश हैं मिस्र के कुसीर अल-कादिम और पर्णिका अनेके और ओमान का खोरोरी। यहाँ तमिल लिपियों वाले मृदभांड पाए गए हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम भी इसमें शामिल होंगे। इन देशों में राजा राजेंद्र चोल ने वर्चस्व स्थापित किया था। इस खनन का महत्व ये होगा कि इन निष्कर्षों से इस तथ्य का प्रमाण प्राप्त हो सकता है कि दक्षिण भारत में 3200 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक नगरीय सभ्यता अस्तित्व में थी। वेगई सभ्यता उद्योग और लिपि से समृद्ध एक स्वदेशी, सुविकसित और आत्मनिर्भर शहरी संस्कृति थी। ये प्रतिबिंबित करती थी कि उस युग के लोग अत्यधिक शिक्षित थे। निष्कर्षों ने इस सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता के साथ तुलना को भी प्रेरित किया है, क्योंकि कई विशेषज्ञ सिंधु घाटी और वेगई सभ्यता के बीच शहरी नियोजन में समानता की ओर संकेत करते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। परिवहन एवं विपणन सहायता योजना टीएमए स्कीम, सरकार द्वारा निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए टीएमए योजना के दायरे को बढ़ाया गया है। इसके तहत डेयरी उत्पादों को इस योजना में शामिल किया गया है और सहायता की दरों में वृद्धि की गई है। इस योजना को कृषि उत्पादों के भारतीय निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली उच्चतर माल भाड़ा लागत हानि को कम करने के लिए आरंभ किया गया था। ये योजना माल भाड़े के अंतर्राष्ट्रीय घटक के लिए सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। इस योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत सहायता की दरों में वृद्धि की गई है। समुद्री मार्ग से किए जाने वाले निर्यात के लिए 50% और हवाई मार्ग से किए जाने वाले निर्यात के लिए 100% की बढ़ोतरी की गई है। उत्प्रवासी संरक्षी यानी प्रोटेक्टर्स ऑफ इमिग्रेंट्स POES, प्रोटेक्टर्स ऑफ इमिग्रेंट्स के चौथे सम्मेलन का आयोजन 10 सितंबर। ये उत्प्रवास अधिनियम 1983 के अधिनियमन की तिथि भी है। उत्प्रवास अधिनियम 1983 के तहत विहित प्रक्रिया के अनुसार प्रोटेक्टर्स ऑफ इमिग्रेंट्स किसी आश्रित उत्प्रवासियों को उत्प्रवास की निकासी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इसका उद्देश्य सभी आश्रित उत्प्रवासियों और उत्प्रवासियों की संरक्षा करना और अपनी सलाह देकर उनकी सहायता करना है। उत्प्रवासी संरक्षी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उन्हें सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन उत्प्रवासी महासंरक्षी के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन करेंगे। विश्व का सुदूर उत्तरी द्वीप, वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट के निकट अवस्थित विश्व के सुदूर उत्तरी द्वीप की खोज की है। यह समुद्र तल की पंख और हिमोड़ यानी हिमनदों के संचलन की वजह से परित्यक्त मृदा, शैल और अन्य सामग्री से निर्मित एवं वनस्पति रहित द्वीप है। इससे पहले उडाक को पृथ्वी के सुदूर उत्तरी भूभाग के रूप में चिन्हित किया गया था। ग्रीनलैंड के हिमावरण पर वैश्विक तापन का गंभीर प्रभाव पड़ा है, लेकिन यह नया द्वीप जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का विशाल स्वायत्त आर्कटिक क्षेत्र है। कार्बन प्रग्रहण और संचयन तकनीक CCS, आइसलैंड के ओरका में विश्व के सबसे बड़े CCS संयंत्र का परिचालन आरंभ हो गया है। ये वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रग्रहण कर सकता है और इसे शेल में परिवर्तित कर सकता है। CCS तकनीक के तहत जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों जैसे कि वृहद स्थावर स्रोतों पर CO2 का प्रग्रहण किया जाता है। इसके बाद इस सिक्वेस्ट्रेट CO2 का दीर्घकालिक संचयन करने के लिए उपसतही गहराइयों में इसको अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। इसे जलवायु परिवर्तन का सामना करने के संबंध में प्रमुख साधन के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन ये काफी महंगा है और व्यापक स्तर पर इसके परिचालन में दशकों का समय लग सकता है।
विश्व की प्रवाल भित्तियों की स्थिति 2020 रिपोर्ट। इसे ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ वैश्विक प्रवाल भित्ति निगरानी नेटवर्क यानी GCRMN द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 से लगभग सभी क्षेत्रों में औसत प्रवाल आवरण में गिरावट देखी गई है। इस प्रवाल आवरण में गिरावट मुख्य रूप से या तो समुद्री सतह के तापमान में तीव्र वृद्धि संबंधी असंगति या निरंतर उच्च समुद्री सतही तापमान की असंगति की वजह से हुआ है। प्रवाल एक अकशेरुकी जीव होता है और ये रंगीन जीवों के बृहद समूह नाइडेरिया से संबंधित होता है। प्रवाल विरंजन का मतलब है प्रवाल विरंजन के तहत ताप या प्रदूषण जैसी दशाओं की वजह से प्रवाल प्रभावित होते हैं तो उनसे शैवाल यानी जूजेंथले अलग हो जाते हैं और इसकी वजह से वो रंगहीन कंकाल के रूप में दिखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1500 वर्ष प्राचीन मंदिर अवशेष प्राप्त हुए। इस संरचनात्मक मंदिर की खोज एटा उत्तर प्रदेश के बिलसड में हुई है, जो एक ज्ञात गुप्तकालीन बस्ती है। ये अब तक का खोजा गया गुप्तकाल का तीसरा संरचनात्मक मंदिर है। इससे पहले अन्य 2 मंदिर हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और कानपुर देहात का भीतरगांव मंदिर। इसका निर्माण ब्राह्मणों, जैनों और बौद्धों के लिए किया गया था। इस मंदिर की सीढ़ियों पर शंखलिपि शैली और कुमारगुप्त प्रथम को प्रदान की गई श्री महेंद्र द्वितीय की उपाधि उत्कीर्णित है। सबसे पहले गुप्त शासकों ने संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण कराया था। ये प्राचीन शैल कर्तित उपासना स्थलों में एक विशिष्ट परिवर्तन था। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को हुआ और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 को हुई। आचार्य विनोबा भावे एक महान विद्वान और संत के रूप में याद किए जाते हैं। वे 20वीं सदी के गांधीवादी विचारक थे। उन्होंने अहिंसा और मानवाधिकारों का समर्थन किया था। वे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बनारस महाविद्यालय में महात्मा गांधी के भाषण से प्रेरित हुए थे। उन्हें भूदान आंदोलन या रक्तहीन क्रांति के लिए जाना जाता है, जो तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से आरंभ हुआ एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इनके प्रमुख प्रकाशन हैं गीता प्रवचन, तीसरी शक्ति, स्वराज्य शास्त्र, भूदान गंगा, मूव्ड बॉय लव आदि। विनोबा भावे वर्ष 1958 में रेमन मैगसेसे से पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति थे। उन्हें वर्ष 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।